अखिल भारतीय संत समिति ने राजधानी दिल्ली में धर्मादेश बैठक का आयोजन किया। इसमें देश भर के सभी प्रमुख संतों ने हिस्सा लिया और कई प्रस्ताव भी पारित किए गए। प्रस्तावों में वो तमाम बातें सम्मिलित हैं जो हिंदू समाज के सामने एक संकट के तौर पर मौजूद हैं और जिसको लेकर हिंदू समाज में लगातार चर्चाएं भी हो रही हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पे राजनीति भी गर्म हो जाता है और कुछ मुद्दे तो ऐसे हैं जिसको लेकर के काफ़ी वक्त से मांग चल रही है कि उस पर कानून भी बनाया जाना चाहिए। तो 12 ऐसे मुद्दे तय किए इस धर्मादेश बैठक में जिस पे प्रस्ताव संतों ने पारित किए। लेकिन वक्फ बोर्ड और सेंसर बोर्ड को लेकर के संतों ने अपनी राय रखी और सीधे तौर पर कहा कि इस देश में वक्फ बोर्ड को इतनी संपत्ति कहाँ से आई, इसकी जांच होनी चाहिए और पता लगाया जाना चाहिए कि संपत्ति किसी और की होती है और अचानक वो वक्फ बोर्ड में कैसे दर्ज हो जाता है। उसी के साथ साथ सेंसर बोर्ड को लेकर के भी चर्चा हुई और प्रस्ताव पारित हुआ और कहा गया कि जिस तरीके से सेंसर बोर्ड काम करता है उससे दिखाई नहीं देता कि सनातन संस्कृति या हिंदू धर्म को अपमानित करने वाले किसी भी चीज़ पर उनकी कोई चिंता है या कोई वो लगाम लगाने की कोशिश करते हैं। तो उस पर भी संतों ने अपनी मांग रखी। बात करने के लिए स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी हैं, उनसे बात करते हैं। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री हैं। सर, न्यूज़ नेशन में स्वागत है। स्वामी जी, ये बहुत 2018 में एक आपकी बैठक हुई थी, उसमें भी कई प्रस्ताव पारित हुए थे जिसको सरकार ने माना भी। इसमें कई प्रस्ताव आप लोगों ने पारित किए, लेकिन वक्फ बोर्ड को लेकर के खुद आपने बहुत चिंता जताई है और कहा कि इतनी संपत्ति उनको कहाँ से आ गई। क्या मांग आप लोगों की मुख्य रूप से है? देश में रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय के बाद बेतहाशा संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है। नया नेशनल हाईवे बनता है, नेशनल हाईवे के पुल के ऊपर मजार बन जाती है और वक्फ बोर्ड के कागज में दर्ज हो जाता है। वक्फ बोर्ड के कानून में गैर मुस्लिम के लिए कोई बात कहने के लिए भी स्थान नहीं है। प्रश्न यह नहीं है, देश के विभाजन के बाद पाकिस्तान से जो हिंदू चले आए उनकी संपत्ति वहाँ की सरकार के पास चली गई, तो हिंदुस्तान से जो मुसलमान गए इनकी संपत्ति वक्फ बोर्ड को कैसे गई, ये देश की जनता अब होशियार हो गई है और समझना चाहती है। दूसरे, वक्फ बोर्ड के अंदर 1995 के कानून में जिस तरीके से इस्लाम के पैदाइशी के 1400 साल होते हैं और 1500 साल पुराने मंदिर को वक्फ की प्रॉपर्टी में दर्ज कर लिया जाता है, ऐसा कैसे चलेगा? आप काशी विश्वनाथ मंदिर, हजारों साल का पुराना मंदिर आप वक्फ की संपत्ति में चढ़ा लेते हैं और मुकदमा लड़ते हैं, तो ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। वक्फ का अर्थ होता है दान। तो ये भारत सरकार से, राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि ये बताएं कि इनको किसने दान दिया, कब दान दिया और जिसने दान दिया उसे दान देने का अधिकार था कि नहीं था, वक्फ करने का उनके पास अधिकार था भी कि नहीं था। इसलिए तत्काल वक्फ बोर्ड को भंग करिए और इनके सारी संपत्तियों की जांच कराई जानी चाहिए। एक मांग आप लोगों की तरफ से की गई कि जो आने वाले संसद का सत्र है उसमें जो वक्फ को लेकर कानून है उसको रद्द किया जाना चाहिए। तो क्या सरकार के पास आप लोग जाएंगे और ये रद्द करने की मांग संसद से क्यों कर रहे हैं? अगर कानून संसद में बना है 1995 का वक्फ एक्ट, तो उसको रिमूव कौन करेगा? संसद ही करेगी। तो भारत के संत अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और हम भारत सरकार से ही ये बात कहेंगे। हम तो चाहते हैं वक्फ एक्ट को लेकर के भारत की संसद में चर्चा हो, ये पर्दा खुले, इनकी प्रॉपर्टी का हिसाब किताब खुले, ये आई कैसे कैसे कब्जा की गई। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में 1989 में एक कानून पास हो गया कि ग्राम सभा, बंजर और ऊसर की भूमि ये वक्फ के नाम चढ़ा दी जाएगी। तेलंगाना के विधानसभा में मुख्यमंत्री यह कह रहे हैं कि हम वक्फ को, सरकारी जो ज़मीनें हैं वो वक्फ के ट्रस्ट में ट्रांसफ़र कर देंगे। और 2014 में चुनाव की अधिसूचना जारी होने से 2 घंटा पहले 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की दिल्ली की 123 बेशकीमती प्रॉपर्टी मनमोहन सिंह की सरकार ने वक्फ बोर्ड के नाम चढ़ा दी। क्या ये जांच का विषय नहीं है कि वक्फ के पास ये संपत्ति क्यों चढ़ाई गई और क्यों भेजी गई? ये जांच का विषय है। यानी संत समाज ये चाहता है कि जो वक्फ को लेकर कानून है वो समाप्त हो और वक्फ की संपत्तियों की पूरी तरीके से जांच कराई जाए कि उन्हें संपत्ति मिली कहाँ से है। पूरी तौर से हम ये चाहते हैं ये संपत्ति इनको गई कैसे, ये भारत सरकार की प्रॉपर्टी है, भारत सरकार को वापस जानी चाहिए। इसके साथ सेंसर बोर्ड को लेकर के भी चिंता जताई गई। बैठक में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया, उस पर भी जरा विस्तार से दर्शकों को बताएं कि क्या है वो चिंता और क्या है प्रस्ताव। भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड के 3 मानक हैं।
भारत की सेना, भारत की राष्ट्रीयता और भारत के संस्कृति के विरुद्ध कोई भी दृश्य अगर फिल्माया जाएगा तो उसे कट कर दिया जाएगा। मैं पूछूं, भारतीय सेना, भारत की संस्कृति और भारतीय संवैधानिक दायरे, क्या इन तीनों का पालन प्रसून वाजपेयी ये जोशी के सेंसर बोर्ड ने किया है? तो आपको उत्तर मिलेगा नहीं किया है। क्यों नहीं किया, ये तो प्रसून जोशी जवाब देंगे। लेकिन देश के अंदर जिस प्रकार से नैरेटिव के आधार पे हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी, राष्ट्र विरोधी फिल्में, सेना के विरुद्ध फिल्में बनाई गई और उन फिल्मों को पास किया गया, तो इससे यह मैसेज गया कि फिल्म सेंसर बोर्ड में कहीं न कहीं संस्कृति विरोधी और राष्ट्र विरोधी तत्व घुसे बैठे हुए हैं या पैसे के आधार पे खेल रहे हैं। एक ऐसा नैरेटिव है कि हनुमान बिना मूंछ के, दाढ़ी वाले, आप कल को ये बताओगे इस फिल्म को दिखा करके कि जैसे सलमान, सुलेमान, रहमान, वैसे ही हनुमान भी इस्लाम के एक देवता थे। इस नैरेटिव के लिए बिना मूछ वाले हनुमान बनाओगे, मूछ वाले भगवान राम को बनाओगे और ओसामा बिन लादेन की शक्ल का रावण बनाओगे। ये कौन सा मैसेज आप देना चाहते हो? और ऐसी फिल्मों को पास करने वाले सेंसर बोर्ड पर लगाम जरूरी है कि नहीं है? इसलिए इस देश के मूल संस्कृति को बचाए रखने के लिए, राष्ट्रीय एकता और अखंडता की रक्षा के लिए ये सेंसर बोर्ड तत्काल भंग किया जाए और अगर नया सेंसर बोर्ड बनता है तो इन मानकों का कठोरता से पालन होना चाहिए। सनातन सेंसर बोर्ड की मांग भी आप लोगों ने की है। देखिए, हम 5G के युग में जी रहे हैं, इसके लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद है। और आप किसी सेंसर बोर्ड की अपेक्षा आपकी मीडिया और सोशल मीडिया, ये दोनों मीडिया तंत्र मिल करके, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, इन फिल्मों का बहुत बड़ा सेंसर बोर्ड खुद में हो गया है। लिहाजा मुझे देश की जनता और अपने देश की मीडिया पर भरोसा है, दोनों प्रकार की मीडिया पर, जो ऐसे सेंसर, आज फिल्म इंडस्ट्री वाले रो रहे हैं कि नहीं, कई फिल्में लगातार फ्लॉप नहीं, सुपर फ्लॉप गई हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर कोई फिल्म 10 करोड़ का कारोबार करती हो और चीन के अंदर 1400 करोड़ का कारोबार करती हो, तो क्या आपके कान नहीं खड़े होते हैं कि ये फिल्म कैसे कारोबार की? कहीं ऐसा तो नहीं हिंदुस्तान में राष्ट्र विरोधी पैसे लाने का माध्यम सिनेमा हॉल खाली है और फिल्म को आप दिखा रहे हैं कि लाभ में बजट है, तो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का खेल तो नहीं खेला जा रहा और इसमें सेंसर बोर्ड शामिल तो नहीं है। इसलिए इन सारे बातों की जांच होनी ही चाहिए। एक अंतिम सवाल कि क्या आप माने कि जिस तरीके से वक्फ बोर्ड और सेंसर बोर्ड को लेकर के संतों ने अपनी राय रखी है, प्रस्ताव पारित हुआ है, तो अब इनकी उल्टी गिनती शुरू है और संत इसको लेकर सड़क पर भी उतर सकते हैं? देखिए, संतों का बोलना ही बहुत कुछ है। ये महामंडलेश्वर जो बैठे हैं, आचार्य महामंडलेश्वर, जगतगुरु शंकराचार्य, जगतगुरु रामानंदाचार्य, इनके कथा प्रवचनों में लाखों की भीड़ आती है और ये जब अपने मंचों से बोलते हैं तो इनके अपने यूट्यूब चैनल भी हैं, इनके सोशल मीडिया के चैनल हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल हैं। ये बातें सीधे समाज तक जाती हैं और किसी स्वस्थ लोकतांत्रिक देश में जब कोई विमर्श खड़ा होता है तो वह विमर्श स्वयं में समस्या के समाधान का रास्ता तलाशता है। जी, बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो इस तरह से इस बैठक में मुद्दे सामने आए, संतों के बीच में चर्चा हुई और उसके बाद उस पर प्रस्ताव पारित किए गए। और सिर्फ ये 2 ही मुद्दे नहीं थे, जैसा मैंने पहले कहा था कि 12 मुद्दे तय किए गए थे जिस पे चर्चा हुई, प्रस्ताव पारित, जिसमें लैंड जिहाद भी है, लब जिहाद भी है, रोहिंग्या की समस्या भी है, साथ ही जनसंख्या नियंत्रण कानून का मामला भी है, PFI का इशू भी है, हिंदुओं पे लगातार जो हमले हो रहे हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर इस धर्मादेश में चर्चा हुई। लेकिन संतों का जोर इस बात पर है कि जिस तरीके से संपत्ति हड़पी जा रही है वक्फ बोर्ड के नाम पर, उसकी जाँच हो और सेंसर बोर्ड सनातन संस्कृति को अपमानित करने वाले अनर्गल चीज़ों को न प्रसारित होने दे, उस पर लगाम लगाए। इस पर लेकर भी चिंता जाहिर की गई और प्रस्ताव पारित किए गए। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, दिल्ली।